आतिश फिशा बुक 1 पार्ट 9। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। कहाँ है वो? सुपरवाइजर जल्दी से बोला। किसने गोली मारी उसे? दारा ने। नीले कपड़ों वाला वो आदमी उस तरफ घास पर पड़ा है। वजदान ने बाहर की जानिब इशारा किया। सुपरवाइजर और दोनों गार्ड्स तेजी से बाहर आ गए और फिर उन्होंने वो लाश देख ली जो दाएं तरफ करीबन 20 गज के फासले पर पड़ी हुई थी। वो चीनी औरत भी वजदान को लेकर मशीन रूम से बाहर आ गई। वो लाश के करीब नहीं गई बल्कि दूर खड़ी होकर उसकी तरफ देखती रही। उसने वजदान का बाजू मजबूती से थाम रखा था। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। मिस कामाशी, तुम होटल जाकर पुलिस को फोन कर दो। जो खत्म हो चुका है, और इस लड़के का बहुत ख्याल रखना। ये इस सिलसिले में बहुत अहम साबित हो सकता है। सुपरवाइजर तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके करीब आ गया। पुलिस को होटल के सामने फायरिंग की इत्तला दे दी गई थी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कॉल करती हूँ, मिस कामाशी ने कहा। मैं खुद देखता हूँ। सुपरवाइजर ये कहते हुए खुद आगे बढ़ गया। इस छोटी इमारत के साथ ही दाएं तरफ होटल की इमारत में एक दरवाजा था। सुपरवाइजर उस दरवाजे में दाखिल हो गया। मिस कामाशी भी वजदान का बाजू पकड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई उसके पीछे चल पड़ी। 2-3 राहदारियों से गुजरकर वो होटल की इस्तकबालिया लॉबी में पहुंच गए। सुपरवाइजर इस्तकबालिया काउंटर पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर गालिबन पुलिस स्टेशन का नंबर मिला रहा था। मिस कामाशी वजदान को इस्तकबालिया काउंटर के साथ बने हुए सुपरवाइजर के दफ्तर में ले आई। 10-15 मिनट पहले होटल के सामने सड़क पर फायरिंग हुई थी। हमने पुलिस को फोन पर इत्तला दी थी, मगर पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। तुम कौन हो बॉय? और दारा कौन है? वो तुम्हें क्यों कत्ल करना चाहता है? कामाशी कह रही थी। होटल के सामने भी दारा ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं भाग गया। उसने मेरे मम्मी डैडी को भी कत्ल कर दिया था। वो मुझे भी मारना चाहता है। चाचा प्रताप सिंह को बुला दो आंटी, प्लीज। मिस कामाशी उसकी बात सुनकर चौंके बगैर न रह सकी। दोहरे कत्ल की बेईमाना वारदात ज्यादा पुरानी बात तो नहीं थी। इस वारदात के हवाले से अखबारात कई रोज तक फ्रंट पेज पर खबरें छापते रहे थे। उन खबरों में वजदान नाम के एक लड़के का खास तौर से तस्करा आता था। वो मकतूलिन का बेटा था जो जिंदा बच गया था और इस वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह था। वो कातिलों को पहचानता था और कातिल उसे भी खत्म करने के लिए कई बार कोशिशें कर चुके थे। अखबारात ऐसी खबरों को नुमाया तौर पर शाया करते रहे जिन्हें लोग बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते। किसी ने उस लड़के को देखा नहीं था, मगर सबकी हमदर्दियां उसके साथ थीं। मिस कामाशी भी अखबारों में ये खबरें पढ़ती रही थी और उसे भी उस लड़के से हमदर्दी हो गई थी जो इन खूंखार भेड़ियों से छुपता फिर रहा था, और अब वही लड़का उसके सामने था। उसे वाकई वजदान पर तरस आ रहा था। कितना मासूम सा लड़का था जो मौत से आंख मचोली खेल रहा था। तुम डरो मत, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। मिस कामाशी ने वजदान को अपने साथ लिपटा लिया। उसने महसूस किया कि वो खौफ से हौले हौले कांप रहा था। तुम तो बहुत बहादुर लड़के हो, और अब वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ ही देर में पुलिस आने वाली होगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चाचा प्रताप सिंह को बुला दो आंटी। पुलिस आ जाएगी तो प्रताप सिंह को भी बुला देंगे। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सुपरवाइजर अंदर दाखिल हुआ। पुलिस रवाना हो चुकी है। वो लोग चंद मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। इस लड़के ने अपने बारे में कुछ बताया? ये कौन है और इसे कौन कत्ल करना चाहता था? ये वही बच्चा है जिसके वालिदैन को कुछ अर्सा पहले बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, कामाशी ने कहा और फिर वजदान के बारे में उसे बताने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद पुलिस आ गई। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज निचले दर्जे का ऑफिसर था। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाते ही उसने फोन पर इंस्पेक्टर चियांगशू को इत्तला कर दी। इंस्पेक्टर चियांगशू को वहां पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने आते ही वजदान को अपनी तहवील में ले लिया। दारा के खाते में एक और कत्ल का इजाफा हो चुका था और उस वारदात का गवाह भी वजदान ही बना। वजदान ने अगरचे अपनी आंखों से दारा को जोजो पर गोली चलाते नहीं देखा था, लेकिन ये तयशुदा बात थी कि जोजो को उसी ने कत्ल किया था। जोजो होटल के एयर कंडीशनिंग प्लांट का ऑपरेटर था। वो गालिबन होटल के सामने वाली सड़क पर फायरिंग की आवाज सुनकर सूरत हाल मालूम करने के लिए उस तरफ जा रहा था कि दारा से उसकी मुठभेड़ हो गई। उसने शायद दारा को इस तरफ आने से रोकने की कोशिश की होगी, जिस पर दारा ने उस पर गोली चला दी और बादे अज़ा वो वजदान की तलाश में नाकाम होकर वापस चला गया। इंस्पेक्टर चियांगशू ने तहकीकात की जिम्मेदारी अपने एक मातहत ऑफिसर को सौंपी और वजदान को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। चाचा प्रताप सिंह कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलें अंकल। प्रताप सिंह अस्पताल में है। उसे टांग में गोली लगी थी, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। मामूली जख्म है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। प्रताप सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि किस तरह तुम दोनों को पिस्तौल की जद पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, मगर तुम गायब कहाँ हो गए थे और दारा से तुम्हारा सामना कैसे हुआ? कार रुकती चाचा प्रताप ने मुझे भाग जाने को कहा था, वजदान ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, अगर मशीन रूम में वो खाली ड्रम ना पड़ा होता
तो दारा मुझे हलाक कर देता। उसके हाथों एक और आदमी कत्ल हो गया है। वो ये भी जानता कि जो के कत्ल के वक्त तुम आसपास ही कहीं मौजूद थे और तुम इस कत्ल के बारे में भी उसके खिलाफ गवाही दोगे। तुम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उसके लिए भी पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हो। तुमने बताया है कि 2 आदमी तुम्हारे ताक़ुब में थे। क्या तुम उनमें से किसी को पहचान सकते हो? तुम्हारे बताए हुए हुलिये से तस्वीरी खाका तैयार करके उसे तलाश करने में आसानी होगी। ओ यस अंकल, उनमें से एक आदमी तो वही था जिसने मेरी मम्मी को कत्ल किया था। मुझे उसका नाम भी याद आ गया, वो चीफांग है। चीफांग? चियांगशु अपनी जगह से उछल पड़ा। ये नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अपने एक मातहत को बुलाकर हिदायत की कि पुलिस रिकॉर्ड में चीफांग का नाम तलाश करे। फिर एक और कांस्टेबल को बुलाकर कहा, इसे बाथरूम ले जाओ और मुंह हाथ धुलवा कर होटल से कुछ खाने को लेके आओ। प्रताप सिंह ने बताया था कि उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया था। कांस्टेबल वजदान को वॉशरूम ले गया। वजदान के जिस्म और कपड़ों पर तेल के धब्बे लगे हुए थे। मुंह हाथ तो उसने धो लिया, पर कपड़ों की मजबूरी थी। कांस्टेबल उसे इंस्पेक्टर के कमरे में छोड़कर खाना लेने चला गया। वजदान अब अपने आप पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था। पुलिस की मौजूदगी में वो अपने आप को बिल्कुल महफूज समझ रहा था और उसके जहन से खौफ निकल गया था। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर का एक मातहत बहुत बड़ा फोटो एल्बम लेकर आ गया। हमारे रिकॉर्ड में चीफांग नाम के 2 आदमी हैं, इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। मातहत ने कहते हुए एल्बम उसके सामने रख दी। चीफांग नाम के वो दोनों आदमी मुख्तलिफ जराइम में पुलिस को मतलूब थे। उनमें से एक पर कत्ल का इल्जाम भी था और 1 साल पुरानी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो मलेशिया की तरफ फरार हो गया था। वजदान ने दोनों तस्वीरें देखी और नफी में सर हिला दिया। इनमें से कोई भी नहीं है। पूरा एल्बम देखो, शायद इनमें कोई ऐसा चेहरा हो जिसे तुम शिनाख्त कर सको। वजदान एल्बम का एक एक वर्क पलटकर उन पर लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। ये सब जराइम पेशा लोग थे, उनमें मकामी भी थे और गैर मुल्की भी। वो सब किसी न किसी जुर्म में पुलिस को मतलूब थे। पास चेहरे तो बहुत शरीफ और भोले भाले लगते थे। ऐसी तस्वीरें देखकर यकीन करने को दिल नहीं चाहता था कि ये लोग भी किसी जराइम में मुलव्वस होंगे। बास चेहरों पर बेपनाह सफाकी थी और उन्हें देखकर ही खौफ आता था। नहीं अंकल, इनमें से मैंने किसी को नहीं देखा। चियांगशु ने एल्बम अपने मातहत के हवाले कर दी। कुछ ही देर बाद दूसरा कांस्टेबल वजदान के लिए खाना ले आया। वजदान वाकई भूखा था। जब वो जाली CID ऑफिसर उनके घर आया तो इस वक्त तक उन्होंने खाना नहीं खाया था और इसके बाद तो उसका तमाम वक्त भाग दौड़ में ही गुजरा था। उसकी तो अपनी जान के लाले पड़े थे, खाने का तो उसे ख्याल ही नहीं आया था। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। इंस्पेक्टर चियांग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो वजदान का क्या करे। प्रताप सिंह अस्पताल में था और वो वजदान को उसके घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता था। किसी ऐसे जिम्मेदार शख्स का नाम उसके जहन में नहीं आ रहा था जिसे वजदान का निगरान मुकर्रर किया जाए। बिलाखिर उसने वजदान को अपने घर ले जाने का फैसला किया। आओ चले। कहाँ? घर। तुम रात भर यहाँ तो नहीं बैठे रह सकते। चलो मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूँ। मुझे चाचा प्रताप के पास ले चले ना। वो अस्पताल में है। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ही ले जा सकता और ना ही तुम्हें प्रताप सिंह के मकान पर छोड़ा जा सकता है। आज रात मेरे घर पे रहो, कल सुबह तुम्हें प्रताप के पास ले चलूंगा। वजदान बादल नाख्वास्ता उसके साथ जाने पर तैयार हो गया। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर चियांगशु ने पलटकर रिसीवर उठाया। यस, इंस्पेक्टर चियांगशु स्पीकिंग। प्रताप सिंह बोल रहा हूँ भाई। मैं पूछ रहा हूँ, वजदान का कुछ पता चला? ओ यस प्रताप सिंह, लड़का मिल गया है और बिल्कुल खैरियत से। ओ शुक्र है रब सोने दा। मैंने 2 आदमियों को उसके पीछे भागते देखा था। उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो बड़े खौफनाक हालात से गुजरा है, उसे आराम की जरूरत है। तुम अपनी तसल्ली के लिए उससे मुख्तसर बात कर लो। मैं उसे अपने घर लेके जा रहा हूँ। कल दिन में तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। इंस्पेक्टर ने रिसीवर वजदान की तरफ बढ़ा दिया। वजदान कुछ देर तक प्रताप सिंह से बात करता रहा, फिर उसने रिसीवर इंस्पेक्टर को दिया। इंस्पेक्टर ने इस मरतबा बहुत ही मुख्तसर बात की, फिर रिसीवर रख दिया और वजदान को इशारा करता हुआ बाहर आ गया। 2 मुसल्लह कांस्टेबल भी जीप में उनके साथ बैठ गए। इंस्पेक्टर चियांगशु की रिहाइश आर्चर रोड की दूसरी तरफ एमरल्ड हिल रोड पर वाक़े एक 7 मंजिला प्लाजा की तीसरी मंजिल पर थी। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त थी। ड्राइविंग इंस्पेक्टर चियांगशु ही कर रहा था। उसके साथ वाली सीट पर वजदान था और दोनों कांस्टेबल पिछली सीट पर बैठे थे। आर्चर्ड रोड क्रॉस करके इंस्पेक्टर जीप को केम हिल रोड पर ले आया। कुछ फासला तय करने के बाद उसे हेवर्ट स्ट्रीट पर मोड़ दिया। अगले मोड़ पर उसने जीप को जैसे ही एमरल्ड हिल रोड पर मोड़ना चाहा, दाएं तरफ से आने वाली तेज रफ्तार कार ब्रेक की तेज चरचराहट की आवाज के साथ जीप से चंद गज के आगे रुक गई। इंस्पेक्टर ने बड़ी फुर्ती से ब्रेक पेडल दबा दिया था। जीप एक जोरदार झटके से रुक गई।
वजदान उछलकर विंडो स्क्रीन से टकराया और फिर भद्द से अपनी सीट पर गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। पिछली सीट पर बैठे दोनों कांस्टेबल भी अचानक झटका लगने से लुढ़क गए थे। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ समझ सकता, आगे रुकने वाली कार के पिछले दरवाजे खुले और दो आदमी बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर जीप के सामने खड़े हो गए। उनके हाथों में मौजूद राइफलों का रुख उन्हीं की तरफ था। इंस्पेक्टर चियांगशु के दिमाग में धमाके से हो रहे थे। उसे समझने में देर न लगी कि पुलिस स्टेशन से निकलते ही उनका ताक़ुब शुरू हो गया था और जब जीप आर्चर्ड रोड से कैम्पहिल रोड पर मुड़ी तो ताक़ुब करने वाले समझ गए होंगे कि वो वजदान को अपने घर लिए जा रहा है। उन्होंने कैम्पहिल रोड पर ताक़ुब जारी रखने के बजाय दूसरे रास्ते को तरजीह दी थी और वो आर्चर्ड रोड पर दाएं तरफ मुड़ गए थे और कुछ आगे जाकर वो एमरल्ड हिल रोड पर आ गए थे और इंस्पेक्टर की जीप जैसे ही हेवरिक रोड से एमरल्ड हिल पर आई तो उन्होंने गाड़ी आगे लाकर रास्ता रोक लिया और इस तरह इंस्पेक्टर चियांगशु को भी जीप रोक लेनी पड़ी थी। वो बड़ी गहरी नजरों से सामने खड़े दोनों आदमियों को देख रहा था। वो दोनों चीनी थे और सूरतों से ही छटे हुए बदमाश लगते थे। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में आगे खड़ी हुई कार की ड्राइविंग सीट पर भी एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा था। उसका सर नजर आ रहा था और उसने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसे गालिबन इत्मीनान था कि उसके दोनों साथी बहसुन खूबी अपना काम सरअंजाम देंगे। कार का इंजन स्टार्ट था ताकि वहां से फौरी तौर पर रवानगी में कोई दुश्वारी पेश न आए। चियांगशु ने फौरन अपनी कैफियत पर काबू पाया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कार वालों से एक टेक्निकल गलती हो गई थी। उन्हें चाहिए था कि कार मोड़कर इस तरह रोकते कि जीप कार की हेडलाइट्स की रोशनी में रहती और वो जीप में बैठे इंस्पेक्टर वगैरह को देख सकते, लेकिन उनकी कार चंद गज आगे इस तरह रुकी थी कि उसका रुख आगे की तरफ था और वो दोनों चीनी कार के पिछले हिस्से के करीब खड़े थे। वो खुद तो मुकम्मल तौर पर जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में थे और इंस्पेक्टर वगैरह रोशनी के पीछे कदरे तारीकी में। चियांगशु को यही एडवांटेज हासिल था और उसने इससे फायदा उठाने का फैसला कर लिया। अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। सामने खड़े एक गुंडे ने चीख कर कहा, इंस्पेक्टर चियांगशु, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, वरना इसके साथ हम तुम्हें और तुम्हारे दोनों साथियों को भी भून डालेंगे। क्या तुम समझते हो पुलिस को इस तरह डराया जा सकता है? बेहतर है तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बकवास बंद करो, लड़के को नीचे उतारो। मैं 3 तक गिनूंगा, इसके बाद तुम लोगों पर फायर खोल दूंगा। अपनी बात खत्म करते ही चीनी गुंडे ने गिनती शुरू कर दी। 1, 2, रुक जाओ, मैं लड़के को नीचे उतार रहा हूँ। चियांगशु चिल्लाया, तुम तो खासे अक्लमंद हो, जल्दी करो, इसे फौरन नीचे उतार दो। चियांगशु ने सरगोशियाना अंदाज में वजदान से कहा, नीचे उतरते ही सड़क के किनारे पर वाकई झाड़ियों में छलांग लगा देना। फिर वो मुसल्ला कांस्टेबल्स को मुखातिब करते हुए बोला, तुम दोनों भी तैयार रहो, जीप जैसी हरकत में आए तुम दोनों पलक झपकते हुए अतराफ में कूद जाना। इंस्पेक्टर ने बाएं पांव से क्लच पैडल दबा रखा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर बड़ी मजबूती से जमे हुए थे। उसने गैर महसूस अंदाज में एक हाथ नीचे लटका लिया और गियर लीवर पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से इंजन को गियर में डाल दिया। उसके बाद वो वजदान की तरफ देखे बगैर बुलंद आवाज में बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बॉय, जीप से नीचे उतरो और खुद को इन लोगों के हवाले कर दो। वजदान के चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। इंस्पेक्टर उसे होटल ओबराय से पुलिस स्टेशन तक लेकर आया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया था कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं रहा और जब वो पुलिस स्टेशन से जीप पर रवाना हुए उस वक्त भी वो मुतमईन था। उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। भला पुलिस वालों की मौजूदगी में कौन उसकी तरफ मैली आंख से देख सकता था, लेकिन यहाँ पहुंचकर सूरत हाल यकदम बदल गई थी। 2 बदमाश उसके सामने राइफलें ताने खड़े थे और लगता था जैसे इंस्पेक्टर और उसके दोनों कांस्टेबल अपने आप को बिल्कुल बेबस समझ रहे हों। इस सूरत हाल ने वजदान को खासा बदहवास कर दिया और खौफ एक बार फिर उसे अपनी लपेट में लेने लगा। उसने इंस्पेक्टर चियांगशु की सरगोशी सुन ली थी और वो बगैर सोचे न रह सका कि क्या इंस्पेक्टर उसे मौत के हवाले कर देगा। उसने गर्दन घुमाकर बेबस निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। नीचे उतर जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इंस्पेक्टर ने ऐसे कहा जैसे वो वाकई उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा हो। उसका लहजा महसूस करके वजदान कांप उठा। उसने पैर अपनी जगह से हटाकर जीप के पायदान पर रख दिए और फिर पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। ठीक इसी लम्हे इंस्पेक्टर चियांगशु ने चीखते हुए एकदम क्लच पर से पैर हटा लिया। उसके साथ ही वो बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया। जीप जोरदार झटके से इस तरह उछली थी कि उसके अगले पहिए चंद इंच ऊपर उठ गए थे। सामने खड़े हुए चीनी गुंडों के लिए सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। वो जीप से तकरीबन 15 फुट के फासले पर थे। बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटने की कोशिश के साथ ही उन्होंने फायर खोल दिए। फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। दोनों चीनियों ने अगरचे पूरी कोशिश की थी, लेकिन अपने आप को जीप की जद में आने से वो नहीं बचा सके। एक का पैर फिसल गया, वो सड़क पर गिरा। जीप का अगला पहिया उसे रौंदता हुआ गुजर गया। दूसरे की एक टांग जीप से टकराई थी।
वो कलाबाजियां खाता हुआ सड़क पर किनारे की तरफ लुढ़कता चला गया। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबल भी जीप से छलांगे लगा चुके थे। एक को घुटने में चोट आई थी और वो सड़क पर पड़ा बिलबिला रहा था। अलबत्ता दूसरे ने नीचे गिरते ही अपने आप को संभाल लिया था। उसकी राइफल गिर गई थी और वो राइफल तलाश कर रहा था। वजदान ने अपने आप को काबू में रखते हुए छलांग लगाई थी। वो तकरीबन 5 फुट दूर पैरों के बल गिरा और वहां से कलाबाजी खाता हुआ सड़क के किनारे झाड़ियों में पहुंच गया। उसने एक और कलाबाजी खाई और झाड़ियों में चंद फुट और आगे निकल गया। उसी लम्हे फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। वजदान ने आंखें बंद कर ली। वो खौफ की शिद्दत से सरतापा बुरी तरह कांप रहा था। उसका ख्याल था कि गोलियां उस पर चलाई गई हैं, मगर उसे कोई गोली नहीं लगी। वो आंखें बंद किए झाड़ियों में पड़ा कांपता रहा। इंस्पेक्टर चियांगशु स्टीयरिंग के नीचे झुक गया था। सामने से चलाई जाने वाली लातादाद गोलियां विंडो स्क्रीन को चकनाचूर करती हुई निकल गईं। जीप उन दोनों चीनियों से टकराने के बाद बड़ी तेजी से सड़क से उतरकर झाड़ियों में घुस गई थी। जमीन नाहमवार थी। जीप बुरी तरह उछल रही थी। वो एकदम संभल कर बैठ गया और जीप को संभालने की कोशिश करने लगा। अभी वो पूरी तरह संभल नहीं पाया था कि सड़क की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जाने लगी। वो हुट के बगैर खुली जीप थी। कई गोलियां इंस्पेक्टर जियांगशु के आसपास से गुजर गईं। उसे समझने में देर न लगी कि गोलियां उसी कार से बरसाई जा रही हैं जिसने उनका रास्ता रोका था। इंस्पेक्टर ने जीप से छलांग लगा दी और झाड़ियों में गिरते ही होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच निकाला। उसे अंदेशा था कि वजदान उठकर जीप की तरफ आने की कोशिश ना करे। अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो वो छलनी हो जाएगा। वजदान, झाड़ियों में छुपे रहो, बाहर मत निकलना। वो उसकी तरफ रुक करके चीखा। उसके खामोश होने से पहले ही 2 गोलियां जन्नाटे की आवाज से उसके सर के ऊपर से गुजर गईं। इंस्पेक्टर एकदम सीने के बल लेट गया और सांप किसी तेजी से झाड़ियों में एक तरफ रेंगने लगा। फायरिंग एक बार फिर हुई। इस मर्तबा आवाज दूसरी तरफ से आई थी और गोलियों का रुख भी झाड़ियों की तरफ नहीं था। इंस्पेक्टर ने सर उठाकर देखा। उसका एक कांस्टेबल सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में मोर्चा बनाए कार पर फायरिंग कर रहा था और कार वाले ने भी अपनी फायरिंग का रुख उसी तरफ मोड़ दिया था। चियांगशु रेंगता हुआ आगे बढ़ गया और रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाकर एक फायर कर दिया। कार की बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन इंजन की गुर्राहट की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। एक इंसानी हेवला कार के अगले दरवाजे के करीब नजर आया। इंस्पेक्टर ने फायर कर दिया। गोली की आवाज के साथ एक इंसानी चीख भी सुनाई दी। वो हेवला नीचे गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यूं लगता था जैसे वो ऑटोमेटिक राइफल के ट्रिगर पर उंगली रखकर उठाना भूल गया हो। चियांगशु फिर सीने के बल लेट गया और गोलियां उसके ऊपर से गुजर रही थी। जब फायरिंग रुकी तो उसने सर उठाकर देखा। वो हेवला कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ रहा था और फिर इसी लम्हे एक और हेवला सड़क से उठकर लंगड़ाता हुआ कार की तरफ दौड़ा। कार हरकत में आ चुकी थी। किम, रुक जाओ, किम, कार को रोको, किम, लंगड़ाता हुआ हेवला चीखा। कार नहीं रुकी, अलबत्ता अंदर बैठे हुए हेवले ने किसी कदर बाहर की तरफ झुककर फायरिंग शुरू कर दी। कार की तरफ दौड़ते हुए आदमी के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर ढेर हो गया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरफ तेजी से आगे चली गई। चियांगशु चंद लम्हे झाड़ियों में दिपका रहा, फिर उठकर सड़क की तरफ देखने लगा। 2 इंसानी हेवले सड़क पर बेहिसो हरकत पड़े थे। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर ताने मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। इन दोनों हेवलों में से किसी ने भी कोई हरकत नहीं की। इंस्पेक्टर के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो अपने कांस्टेबलों के नाम ले लेकर पुकारने लगा। एक कांस्टेबल तो राइफल संभाले झाड़ियों में से निकलकर दौड़ता हुआ सामने आ गया, पर दूसरे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शैन कहाँ है? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा। जीप से कूदते हुए उसके घुटने की हड्डी टूट गई थी। वो बेहोश है। मैंने उसे झाड़ियों में घसीट लिया था। तुम यहीं रुको, मैं जीप लेकर आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा और वजदान को आवाजें देता हुआ जीप की तरफ चल पड़ा। वो जीप स्टार्ट करके सड़क पे ले आया, लेकिन वजदान झाड़ियों से नहीं निकला। इंस्पेक्टर ने 2-3 मरतबा उसे पुकारा, फिर जीप से उतरकर झाड़ियों में घुसता चला गया। वजदान को एक जगह झाड़ियों में बेहिसो हरकत पड़ा देखकर चियांगशु को सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। उसने झुककर वजदान के जिस्म को टटोला, फिर उसे उठाकर सड़क पर ले आया। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने एक बार फिर वजदान का जायजा लिया। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। वो बेपनाह खौफ और दहशत से बेहोश हो गया था। तुम इन्हें देखो, मैं वायरलेस पर पुलिस स्टेशन इत्तला देता हूँ। इंस्पेक्टर ये कहते हुए जीप के पास आ गया और डैशबोर्ड पर लगे हुए रेडियो का माइक उठाकर कॉल नशर करने लगा। 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच गई और हैरत की बात यह थी कि इस दौरान में कोई प्राइवेट गाड़ी सड़क पर नहीं आई, और शायद अगर कोई आई भी होगी तो फायरिंग की आवाज सुनकर दूर ही से किसी और तरफ मुड़ गई होगी। पुलिस की गाड़ियों के साथ 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी पहुंच गईं। एक एम्बुलेंस में बेहोश वजदान और कांस्टेबल को डाल दिया गया और दूसरी में उन दोनों चीनियों को। एक चीनी की लाश गोलियों से छलनी थी। ये वो शख्स था जो लंगड़ाता हुआ कार के पीछे दौड़ा था और कार वाले ने फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया था, और दूसरा वो था जो जीप से टकरा कर गिरा था और जीप का अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया था। वो अभी जिंदा था।
जाहिर है अब घर जाने का इंस्पेक्टर का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो भी एम्बुलेंस के साथ अस्पताल पहुंच गया। वजदान को तकरीबन आधे घंटे बाद होश आ सका। खौफ से उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी। एक ही रात में पै दर पे 3 ऐसे वाकयात पेश आए थे जिन्होंने उसे निचोड़ कर रख दिया था। वो वाकई बाहिम्मत लड़का था, बड़ा ही दिल गुर्दे वाला था जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अगर कोई जवान आदमी होता तो शायद उसका हार्ट फेल हो चुका होता। वजदान की तरफ से मुतमईन होकर इंस्पेक्टर चियांगशू उस कमरे में आ गया जहां बेहोश चीनी को होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन डॉक्टर अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके और वो होश में आए बगैर दम तोड़ गया। वजदान के होश में आने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और वो सो गया। उस वक्त अस्पताल में दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे। सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतमईन होकर चियांगशू पुलिस स्टेशन आकर अपने काम में मसरूफ हो गया। वजदान की आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। उसका सर भारी हो रहा था और आंखों के सामने धुंध सी फैली हुई थी। वो सर को हौले हौले झटके देने लगा। उसके होठों से हल्की हल्की कराहें खारिज हो रही थी। उसने एक बार फिर आंखें खोल दी। आंखों के सामने उस वक्त भी धुंध फैली हुई थी। कोई चीज वाजे नहीं थी। फिर यकायक धुंध में लिपटा हुआ एक चेहरा उस पर झुक गया। उस चेहरे के नकूश वाजे नहीं थे। वजदान सोच रहा था कि वो कहाँ है और उस पर झुका हुआ धुंधला सा चेहरा किसका है। वो एक बार फिर सर को झटके देने लगा और फिर उसे सब कुछ याद आता गया। वो चीफांग और उसके साथी से बचकर होटल ओबराय की तरफ आ गया था जहां दारा से सामना हुआ था। दारा से बचकर निकला तो इंस्पेक्टर चियांगशू के साथ उसके घर की तरफ जाते हुए मुसल्लह चीनी गुंडों ने उनकी जीप रोक ली थी। उसने जीप से छलांग लगा दी थी और झाड़ियों में छुप गया था और फिजा जबरदस्त फायरिंग से गूंज उठी थी। उस वक्त उसे अपना दिल सीने में डूबता हुआ महसूस हुआ था। दिमाग में धमाके से होने लगे। उसे अपने चारों तरफ हर चीज घूमती हुई महसूस होने लगी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया और अब वो अपने आप को आरामदेह बिस्तर पर पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि इस दौरान में एक मरतबा उसके हवास बहाल हुए थे। उस वक्त इंस्पेक्टर चियांगशू उसके पास मौजूद था और फिर उसे अपने बाजू में सुई की चुभन महसूस हुई थी और उसके बाद उसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूबता चला गया था और अब उसके चारों तरफ धुंध की चादर फैली हुई थी। धुंध में लिपटा हुआ चेहरा अब उस पर झुका हुआ था। काके, आप कैसे हो काके? एक मानूस और प्यार भरी आवाज उसकी समाज से टकराई। चाचा। वजदान के मुंह से बेख्तियार निकला। वो सर को एक बार फिर जोर जोर से झटके देने लगा। आंखों के सामने आई छाई हुई धुंध छटने लगी और उसने इस चेहरे को पहचान लिया। वो प्रताप सिंह था जो उसके बेड की पट्टी पर बैठा था। चाचा, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता पुत्र। प्रताप ने उसे सीने से लगाकर भींच लिया। शुक्र कर तू मुझे मिल गया, वरना मैं रब को क्या मुंह दिखाता। वो वजदान की पेशानी पर बोसे देने लगा। चाचा, तुम रो रहे हो? नहीं पुत्र, ऐसे ही आंखों में पानी आ गया था। अब तो कोई खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती ना। अच्छा, अब तू आराम ना लेट जा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुझे तो तेज बुखार हो रहा है। प्रताप सिंह ने बेड के पीछे दीवार पर लगा हुआ कॉल बेल का बटन दबा दिया। उस वक्त वजदान ने देखा कि प्रताप सिंह पलंग से उठकर लाठी के सहारे लंगड़ाता हुआ दीवार तक गया था। तुम्हारी टांग को क्या हुआ चाचा? ओ कुछ नहीं पुत्र, कल रात गोली लग गई थी, मामूली से जख्म है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो भाग गए, वरना रब दी सौ एक हाथ की गर्दन ही मरोड़ देता। मुझे खुशी इस बात की है कि तू मुझे जिंदा सलामत मिल गया है। 2-3 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊं ना तो इनसे भी नबेड़ लूंगा। पर चाचा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ओ, मैं भी तो इसी अस्पताल में हूँ। सुबह एक नर्स ने बताया कि इंस्पेक्टर चियांगशू कुछ लाशों और जख्मियों को लेकर आया है और उनमें एक लड़का भी शामिल है। ओए काके, लड़के का सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। नर्स के मना करने के बावजूद मैं अपने कमरे से निकलकर यहाँ आ गया। तुझे जिंदा और सही सलामत देखकर मैनू बड़ी खुशी हुई। मामूली सा बुखार है, 1-2 रोज में ठीक हो जाऊंगा ना, फिर नबेड़ लेंगे उनसे। उसी वक्त दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ नर्स भी थी। हेलो बॉय। डॉक्टर वजदान की तरफ देखकर मुस्कुराया। वजदान के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नर्स ने वजदान का टेम्परेचर लिया तो डॉक्टर उसका मुआयना करने लगा। साथ साथ वो नर्स को हिदायत भी देता जा रहा था। तशवीश की तो कोई बात नहीं है ना? प्रताप ने पूछा। नहीं, तशवीश की कोई बात नहीं। थकन और खौफ से बुखार चढ़ गया है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। डॉक्टर ने नर्स को कुछ मजीद हिदायत दी और चला गया। नर्स कुछ देर कमरे में रही, फिर वो भी चली गई। प्रताप सिंह फिर पलंग की पट्टी पे बैठ गया। चाचा, मुझे उस आदमी का नाम याद आ गया है जिसने मम्मी को खंजर मारे थे। मैंने कल अंकल चियांग को बता दिया था। उसका नाम चीफांग है।
कल रात को जब मैं कार से उतरकर भागा ना, तो वही मेरे पीछे लगा था। उसके साथ एक आदमी और भी था। जीफांग, नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। प्रताप बड़बड़ाया, अगर ये बंदा हाथ आ जाए तो उससे दारा का पता लग सकता है। कल रात दारा ने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, वजदान ने कहा और उसे तमाम वाकयात तफसील से सुनाने लगा। समझ में नहीं आता पुत्र कि रब ने तुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। अभी प्रताप कुछ और भी कहता कि इंस्पेक्टर जियांगशु दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने वजदान को विश किया और प्रताप की तरफ देखा। ये बॉय बहुत बहादुर है, इसने बहुत हिम्मत से हालात का मुकाबला किया। कल रात मौत इसके पीछे लगा रहा और इसने बड़ी बहादुरी से मौत को शिकस्त दिया। हाँ, ये वाकई बहादुर है। इसने उस आदमी को पहचान लिया है जिसने उसकी मम्मी को, इसको हमने बताया। हमारा पुलिस रिकॉर्ड में 2 चीफांग है। हमने इसको उनका फोटो दिखाया। वो चीफांग उनमें नहीं है, ये कोई तीसरा चीफांग है। रात को जो 2 आदमी मरे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी? प्रताप ने पूछा। एक का शनाख्त हो गया है, हम उसके बारे में मालूमात हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं। रात को एक और का भी नाम पता चला है, उसके बारे में भी मालूम कर रहे हैं। क्या नाम है वो? किम। किम? प्रताप ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। एक किम को तो मैं भी जानता हूँ, उसका एक छोटा सा नाइट क्लब है। नाइट क्लब क्या है? जुए, शराब और तवाइफों का अड्डा है। उस किम के बारे में मैं भी जानता हूँ, मैंने मालूम किया। वो पिछले कई रोज से गायब है। मेरे आदमी इस क्लब की निगरानी कर रहा है। अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि चीफांग भी उसी क्लब में मिलेगा हमें। प्रताप सिंह बोला। हम उसको जल्द तलाश कर लेगा। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या? तुम्हारा आदमी सूतर सिंह अब अच्छा हो रहा है। हम उधर गया था, सूतर सिंह को भी देखा, डॉक्टर से भी मिला। डॉक्टर हमको बोला कि उसका याददाश्त बहाल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा है। 1-2 रोज में वो ठीक हो जाएगा। वो शुक्र है रब्दा, मैं आज ही देखने जाऊंगा उसको। तुम उधर 1-2 दिन नहीं जाने का, तुम्हारा टांग अभी ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर लोग ने भी मना किया है कि 1-2 दिन तक कोई आदमी सूतर सिंह से नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, 1-2 दिन और इंतजार कर लेंगे। अब मैं चलता है, वजदान को उधर कोई खतरा नहीं, तुम अपना भी ख्याल रखो। इंस्पेक्टर जियांगशु के जाने के बाद प्रताप सिंह वजदान से बातें करने लगा। सूतर सिंह दूसरा अस्पताल में था। प्रताप सिंह तो फौरन उससे मिलना चाहता था, पर इंस्पेक्टर ने मना कर दिया था। 3-4 रोज गुजर गए। प्रताप सिंह के शब रोज वजदान ही के कमरे में गुजर रहे थे। वजदान का बुखार उतर चुका था, कमजोरी बाकी थी। उसे फिलहाल अस्पताल में ही रखने का फैसला किया गया था, क्योंकि यही जगह उसके लिए महफूज भी थी। प्रताप सिंह की टांग का जख्म भी बेहतर हो रहा था और वो सहारे के बगैर आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने लगा था। अखबारात में भी उनके बारे में मुसलसल खबरें छप रही थीं। 2 दिन पहले सूतर सिंह के बारे में भी खबर छपी थी कि उसकी क़ुव्वत गोयाई और याददाश्त लौट रही है और वो 1-2 रोज में पुलिस को बयान देने के काबिल हो जाएगा। वो दोपहर का वक्त था। खाना खाने के बाद वजदान ऊँग रहा था। ले भाई काके, तू थोड़ी देर आराम कर, मैं जरा सूतर सिंह को देखाऊं। अस्पताल की इमारत से बाहर आकर प्रताप टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया और फिर टैक्सी पर दूसरे अस्पताल पहुंचने में उसे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। राहदारी में 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से 2 प्रताप को पहचानते थे, इसलिए किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो सूतर सिंह वाले कमरे से चंद ही कदम दूर तक एक नर्स उस कमरे से निकली। उसके हाथ में किडनी शेप ट्रे थी, जिसमें एक सिरंज, एक छोटी बोतल, एक इंजेक्शन का खाली एम्प्यूल रखा था। वो नर्स प्रताप सिंह को देखकर मुस्कुरा दी। हेलो, तो कैसा है मेरा यार? अच्छा है, इस वक्त सो रहा है, उसे डिस्टर्ब ना कीजिएगा। और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा जी, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। दरवाजे के सामने खड़े कांस्टेबल ने भी उसकी तरफ देखते हुए सर हिला दिया। प्रताप दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सूतर सिंह दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। प्रताप सिंह बेड के करीब खड़ा हो गया। नर्स ने अगरचे उसको मना किया था कि मरीज को डिस्टर्ब ना किया जाए, मगर प्रताप सिंह उससे बात किए बगैर कैसे रह सकता था। सूतर सिंह, वो धीमे लहजे में बोला। वो सूतर सिंह, उठो यार, वो देखो मैं आया हूँ, वो प्रताप। उसने 3-4 मरतबा पुकारा, पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। प्रताप सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। उसके हाथ के दबाव से सूतर सिंह सीधा हो गया और उसके साथ ही प्रताप सिंह का दिल उछलकर हलक में आ गया। सूतर सिंह की नाक और मुंह से खून बह रहा था। अस्पताल में एक हंगामा समझ गया। ये इंकिशाफ बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि सूतर सिंह को पॉइजन इंजेक्ट किया गया था, जिससे फौरी तौर पर उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। उस नर्स की तलाश शुरू हो गई जिसे प्रताप सिंह ने कमरे से निकलते देखा था। प्रताप और कमरे के दरवाजे पर मुतय्यन पुलिस कांस्टेबल ने नर्स का जो हुलिया बताया था, पूरे अस्पताल में इस हुलिये की कोई नर्स नहीं थी। लंबा कद,
चेहरे के नकूश में हिंदुस्तानी रंग नुमाया, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी स्याह आंखें और निचले होठ के दाएं कोने पर स्याह रंग का मसूर के दाने के बराबर तिल। प्रताप ने जब उसे देखा था तो उसके जहन में फौरन ही ये ख्याल आया था कि ये दोगली नस्ल की है, हो सकता है माँ चीनी और बाप हिंदुस्तानी हो। यहाँ पर पार्ट 9 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 10 समाप्त फरमाएं।